बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और पाकिस्तान के अवाम ने भी खान साहब से तब्दीली की उम्मीद लगाई थी। वो उम्मीद तो अब दम तोड़ चुकी है या तोड़ती जा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अब भी बहुत सी उम्मीदें लगा रखी है और उन्हें उम्मीद है कि 19 नवंबर के बाद पाकिस्तान में तारीखी इनकलाब आएगा और पाकिस्तान के सियासी हालात तब्दील हो जाएंगे। ऐसी उम्मीदें 17 नवंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी लगाई गई थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी ना हो सकी। 17 नवंबर के इजलास में वही कुछ हुआ जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले सेमीफाइनल मैच में हुआ, यानी ऊपर के बल्लेबाज आउट हो गए और वो खिलाड़ी जो न 3 में थे न 13 में थे, उन्होंने आके खेल का पास साफ पलट दिया। तो कहने वाले कहते हैं कि इसी तरह की सिचुएशन 17 नवंबर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी हुई है, जिसमें असल कामयाबी का सेहरा एस्टेब्लिशमेंट के सर बांधा जा रहा है। हुकूमत खुद इस बात को बार बार एस्टेब्लिश कर रही है कि उनके लोग लाए गए और ये तासुर हुकूमत खुद दे रही है कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो कामयाब हुए, जिसका मतलब ये तासुर कायम करना है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अब तक एक पेज पर है। मगर हुकूमत के मुखालिफिन ये समझते हैं कि ये काम ऊपर के बल्लेबाजों का नहीं है, बल्कि ये काम उन खिलाड़ियों का है जो कि अभी तक जाने वालों के जेर असर है, यानी अंडर इन्फ्लुएंस है। वो कहते हैं ना कि अभी तक उनके दिल में शायद ये उम्मीद है कि खान साहब कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं एस्टेब्लिशमेंट में जो अभी तक खान साहब के साथ खड़े हैं, मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि इस बड़े मार्के के बाद अपोजिशन को गालियाँ पड़ रही हैं और मीडिया के उस हिस्से को भी बुरा भला कहा जा रहा है, कोसरे दिए जा रहे हैं जिन्होंने अवाम को ये उम्मीद दिलाई थी कि मुश्किलात से उनकी जान छूटने वाली है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, और ये जो मईशत ख़राब हो रही है, ये सब इसका कला कम्मा या ख़ात्मा होने का वक्त आ गया। तो अब लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले इस किस्म की हवा बन गई थी और ये लग रहा था कि हुकूमत घर जा रही है, हुकूमत के घर जाने की बातें हो रही थी और वो बातें भी ख़त्म नहीं हुई। वो फ़ज़ा अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि इसका फ़ैसला होना है अगले चंद दिनों में। हुकूमत बच गई है या नहीं, इसका फैसला अगले चंद दिनों में हो जाएगा। अब DGISI जनरल फैज़ हमीद उन्होंने वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात कर रही है और ये DGISI की तब्दीली को लेकर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, तनाव कह लें, या एक इख्तलाफात की जो खबरें ज़ेर गर्दिश कर रही थी, ये अक्टूबर के अवाइल में शुरू हुआ यह मामला और नवंबर के मिड तक यानी नवंबर 20 तक ये मामला खिंच गया है। इसके जो नताइज हैं वो 19 नवंबर के बाद ही निकलने हैं। अब जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुलाकात कर ली है प्राइम मिनिस्टर से और उनके वज़रा से भी, और जिस तरह खान साहब ने उनके वज़रा ने उन्हें अलविदा किया है, उनसे अलविदाई मुलाकात की है, तो उससे लगता है, उससे पता चलता है कि जनरल साहब हुकूमत के लिए किस कदर अहमियत के हामिल थे। और खान साहब के बस में होता तो वो जनरल साहब को जाने नहीं देते। हुकूमत उन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती रही है और मुझे यूँ लगता है कि उसके बाद खान साहब खासे कन्फ्यूज़ हैं, वो उनके बगैर ख़ुद को नामुकम्मल या अधूरा समझते हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं, ये चाहे महंगाई हो रही है। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि सियासी यानी फ़ौजी कमान की तब्दीली के बाद सियासी हालात बदल जाएंगे और फिर हालात वो नहीं रहेंगे जिसमें हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद की रुखसती से कबल एक बड़ा मार्का सरजद कर लिया, या कमान की तब्दीली से कबल एक बड़ा मार्का सर कर लिया। तो चूँकि पाकिस्तान के सियासी हालात इसी किस्म के हैं जिसमें ये समझा जाता है कि ISI की कमान कौन कर रहा है और फिर उनका रुझान क्या है। तो ये पिछले कुछ अरसे से ISI का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल रहा है और इस बात से कोई इनकार नहीं करता। मगर क्या करें, जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल होना है और उसकी कंडीशन ये है कि उन्हें 1 साल किसी कोर की कमांड करनी है, तो उनको जाना पड़ेगा। हुकूमत उन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती रही है। अब वो बहुत से लोग समझते हैं और उनमें हुकूमत के लोग ज़्यादा हैं जो समझते हैं कि अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं जनरल फैज़ हमीद। अब वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वैसे तो बहुत कंट्रोवर्शियल वो हो चुके हैं, उनके हवाले से अपोजिशन रोज़ कोई ना कोई बयान दे देती है। कल ही मरीम नवाज़ ने भी उनको चार्जशीट किया, एक बार फिर उन्होंने इस सारे सिनेरियो को जो पिछले 2 दिन में हुआ उनका ज़िम्मेदार उन्हें ठहराया। तो वो
डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन उनकी काबिलियत और लियाकत से कोई शक नहीं, चाहे वो उन्होंने हुकूमत के लिए कुछ अच्छा किया हो या किसी और के लिए अच्छा किया हो, किसी के लिए बुरा किया हो, तो उनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी एबिलिटी को चेक करना हो तो फिर अफगानिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया, अपार्ट फ्रॉम उनकी जो करेक्टर के ऊपर लोग बातें करते हैं, वो एक बहुत ही मारकातुल अरा काम उन्होंने सरंजाम दिया जो उन्होंने अफगानिस्तान में कर दिया। वो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, वो लिखी जा चुकी है, वो उनका क्रेडिट है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनके लिए कोई अच्छी बातें नहीं की जाती। अब हाँ, सब मैच जीते हैं या हारे हैं, लेकिन एक बात तय है कि उनकी मैच में वापसी हो गई है और ये आखिरी ओवर का खेल है, क्योंकि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए जीत और हार का सवाल पैदा नहीं होता। जो लोग समझे हुकूमत जीत गई, अपोजिशन हार गई, तो वो ज़रा कहते हैं ना ठंड रखें, अभी ज़रा अपने आप को होल्ड रखें, अभी बहुत कुछ है। क्योंकि अभी ये एक डेडलाइन थी जो कि अब ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, तो ये लास्ट ओवर का खेल जारी है। इसे अपोजिशन की आप आखिरी उम्मीद समझ लें, बुझता हुआ चिराग समझ लें, फड़फड़ाती हुई लौ समझ लें, खुशगुमानी समझ लें कि कमान की तब्दीली उनके लिए खुशगवार साबित हो सकती है। और एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा या वो क़यादत जो बड़े तवील अरसे से बार बार इस बात को कहती है, इंडोज करती है कि हमारा सियासत में कोई हिस्सा नहीं, हम सियासी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, और पिछले कुछ अरसे में साबित भी किया गया, कुछ मामला के अंदर वो आए भी नहीं। लेकिन जब भी कोई गेम ऐसी आई जिसमें हुकूमत जाने वाली है, छोटे मोटे इलेक्शन उन्होंने दे दिए अपोजिशन को, कहे जीत जाए कोई बात नहीं, बाई इलेक्शन जीतने जीत जाए, इधर उधर होना है, आज़ाद कश्मीर, तो उन्होंने कोई इससे ज़्यादा वो नहीं दिखाया। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो था, लेकिन बाकी के कुछ मामला ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा। ये जो खासकर ये जो आखिरी मार्का हुआ है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इसमें तो उनके अभी तक पाँव के निशान मौजूद हैं। यानी उनकी अब हुकूमत कह रही है, अब हुकूमत ने काम किसी और से कराया, लेकिन उन्होंने डाल उन पे दिया है, या उन पे FIR काट दिए, बिल फाड़ दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ किया, या फिर वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो 19 नवंबर के बाद जो खेल है वो सिर्फ इसमें हुकूमत ही नहीं बल्कि अपोजिशन का भी असल किरदार अब शुरू होना है। वो जो पहले हो रहा थी, वो अपोजिशन सिर्फ इंजॉय कर रही थी, देख रही थी। तो अब जो असल अपोजिशन ने स्ट्रेटजी बना रखी है वो 19 नवंबर के बाद शुरू होनी है। इसलिए जो लॉन्ग मार्च दिसंबर में अनाउंस किया था वो अब नवंबर के आखिर में उसकी डेट दे दी गई है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या कल की शिकस्त के बाद अपोजिशन बैकआउट कर गई है, या अपोजिशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, या अपोजिशन अपनी हुक्मरानी में कोई तब्दीली करेगी या नहीं करेगी, या वो उस पर अपने कहे पर अमल करेगी और फिर हुकूमत को बख्ता डालेगी। PDM ने नवंबर के आखिर में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रखा है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तफाक हो चुका है। और अपोजिशन एक तवील अरसे के बाद पार्लियामेंट जिस तरह इकट्ठी हुई, यानी वो कहते हैं ना, एक बार बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, देखिए फलां जीता फलां हारा, लेकिन ये बात है कि पहली बार अपोजिशन ने वो खान साहब चूँकि क्रिकेट खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, वो कहते हैं कन्ना को लग गई, तो ये बिल्कुल खान साहब के कानों के पास से होकर गुजरी है, और ये कान पर लग जाती तो फिर पुटबड़ी जो है वो फट जाती। तो हुकूमत जा भी सकती थी, लेकिन फिर आखिरी मौके पे गिनती में धांधला मशीरों को गिन लिया, और एक नशिस्त में बैठे थे लोग, उनकी काउंटिंग हुई, वो उठ कर पिछली नशिस्त में चले गए, उनको फिर काउंटिंग कर लिया गया। तो माशाल्लाह स्पीकर साहब ने जो काम किया, असद कैसर साहब ने, वो बहुत लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं तो उन्हें जादूगर समझता हूँ कि वो भी एक जादूगर निकले जिन्होंने आवाज़ों की बुनियाद पर फैसला कर लिया कि किसकी अक्सरियत है किसकी अकलियत है। लेकिन अपोजिशन ने पहली बार पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह यकजहती का मुजाहरा किया, अगर वही यकजहती बरकरार रही और वो यकजहती सड़कों पर आ गई और यकजहती में जख्ती के अलावा कुछ ना हुआ, यानी तो वो कहते हैं ना हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। पिछली दफ़ा पीपल पार्टी बैकआउट कर गई थी और जहती उड़ गई थी, बाकी रह गया था हिस्सा। अब अपोजिशन के पास महंगाई के अलावा बहुत सारे ऑप्शन आ गए। पहले तो एक ही था ना, महंगाई, तो चलो महंगाई में अभी लोग सड़कों पे नहीं निकले, ना कुछ ज़्यादा, लेकिन अब पॉलिटिकल इशू बहुत आ गए। हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर जो कवानीन मंजूर कराए हैं, उन कवानीन को अगर आप देखें तो फिर वो कवानीन कराए गए बगैर कॉन्सेंसस के मंजूर, और जो भी पार्लियामेंट के अंदर बगैर कॉन्सेंसस की चीज़ मंजूर होती है वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं है। और अगर आप कॉन्सेंसस से मंजूर करा भी लेते हैं तो कम से कम उसको स्टेबिलिटी रहती है। जैसे 18वीं तरमीम थी, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट ने मुश्तरका कॉन्सेंसस से मंजूर की है तो उस पर कोई बात नहीं होती। उस पर फिर जिन लोगों ने मंजूर किया वो उसके खिलाफ नहीं जाते, चाहे वो नून लीग हो,
चाहे पीटीआई हो, तो 18वीं तरमीम बातें बहुत करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम स्टैंड करती है। और अगर आने वाली किसी हुकूमत को अक्सरियत मिल गई तो वो इसको उनको बदल देगी, अगर बदलना चाहेगी तो। मुझे तो इसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ अपोजिशन के पास आ गए हैं कि जनाब उनको अब इन्होंने कॉन्सेंसस के बगैर कानून साजी कराई है, तो इस पर अपोजिशन की सियासत करने का वक्त भी हुआ चाहता है। अगर मिलकर कानून साजी की होती तो अपोजिशन को ये मोहलत ना मिलती या मौका ना मिलता। तो जिस तरह हुकूमत ने कानून साजी में धांधली से काम लिया, तो इन कवानीन की वैसे भी कोई हैसियत नहीं रह गई, ना इनका कोई फ्यूचर नज़र आता है। ओवरसीज पाकिस्तानी ये ना समझे कि इस कानून की इसलिए मुखालफत की जा रही है कि उनको वोट का राइट क्यों मिला, इसके और बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको पता ही है कि बैरून मुल्क से किस तरह फंडिंग होती है, किस तरह लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, और अगर वहाँ बैठ के लोग पाकिस्तान की सियासत को मैनिपुलेट करेंगे तो ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए डेंजरस है। मैं अब इस बात को पता नहीं किसे समझा पाया, क्यों समझा पाया हूँ, लेकिन इसीलिए इंडिया में देखिए आप जो होते हैं ना वो बाहर से लोग जो बाहर काम करते हैं, NRIs जिन्हें वो कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, तो उनके लिए फिर वो इंडिया आके वो वोट नहीं कर सकते। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो अगर वो उनको वहाँ से वोटिंग का हक नहीं है, इंडिया आके पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इंडिया आना पड़ेगा। पाकिस्तानियों को भी हक हासिल है, आप बाहर से आएँ। अब वो जो बरतानिया के शहरी है, जो अमेरिका के शहरी है, जो किसी और मुल्क के शहरी हैं, वो वहाँ की नेशनलिटी में भी यानी वहाँ भी वोट डाल सकते हैं, पाकिस्तान भी वोट डाल सकते हैं। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप 2-2 4-4 जगह वोट डालें और अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाएं, और फिर ये मैनिपुलेशन बाहर बैठ के आसानी से हो सकती है, जो यहाँ ज़रा मुश्किल है। लेकिन इसकी वजह से ये मुखालफत की वजह नहीं है। लेकिन चले हाँ साहब ने कर लिया, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा वक्त और क्या होगा, यानी दिस इज़ अ हाई टाइम। आवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, बच्चों समेत लोग खुद सोजियाँ कर रहे हैं, और मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोज़गारी, करेंसी का डीवैल्यू होना और लोगों का की बाइंग पावर कम होना, ये सब बड़े बड़े मसाइल हैं। देखिए बहुत लोग बात करते हैं कि जी महंगाई इंडिया में हो गई, पेट्रोल इतना महंगा, तो क्या इंडिया में करेंसी गिर रही है? अगर पूरी दुनिया महंगाई हो रही, किस मुल्क की करेंसी डीवैल्यू हो रही है? इत्थे की हो गया है, इधर डॉलर जो है वो शूट लगा के ऊपर जा रहा है, और जिन लोगों ने वो डॉलर का कार्टेल बना हुआ है, वो कभी डॉलर महंगा करता है, कभी सस्ता करता है, वो डॉलर आज कमाई जा रहे हैं। और यहाँ बेचारे हम समझ रहे हैं कि शायद बाहर कुछ चीज़ महंगी होगी, सस्ती होगी, तो इसमें से डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है। पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है, महंगाई हो रही है, लेकिन इतनी नहीं जितनी यहाँ हो रही है। और डॉलर कहीं भी परवाज पे नहीं है। किसी मुल्क का दिखा दे मुझे, क्या अफगानिस्तान की करेंसी गिर रही है, क्या जहाँ हालात हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, क्या बांग्लादेश की करेंसी गिर रही है, क्या इंडिया की करेंसी गिर रही है? किसी मुल्क की करेंसी नहीं गिर रही सिवाय पाकिस्तान के। तो क्या वजह है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोचने का मुकाम है कि पाकिस्तान के अंदर करेंसी क्यों गिर रही। तो यहाँ कारोबार हो रहा है, यह डॉलर के अंदर भत्ता, वो कहते हैं ना डॉलर के अंदर जुआ हो रहा है, भत्ता हो रहा है, ट्रेड हो रही है। तो जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन एक तरफ ये सब कुछ हो रहा हो कि आवाम मर रहे हो, महंगाई हो रही हो, बेरोज़गारी हो, दूसरी तरफ आप वहाँ पे दुश्मन मुल्क के जासूस के लिए कानून साजी करने पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जब हमने कुलभूषण को अपील का हक दे दिया, बहुत आज वो एक ब्रीफिंग भी दी गई कि नहीं ये तो मुल्क का मामला है और यहाँ पे होना ही था, कोई भी गवर्नमेंट होती है कर देती और फलाना होता। तो फिर याद आएगा ना आपको नवाज शरीफ जिसको कहते थे मोदी का यार है, और वो कुलभूषण के खिलाफ कोई बात नहीं करता। वो बात करना तो छोड़े, आप तो कुलभूषण को उठा के अपनी पार्लियामेंट में ले गए हैं, पार्लियामेंट के उस आइन में ले गए जहाँ पे बड़े मुतबरक नाम लिखे होते हैं, वहीं पे कुलभूषण का नाम भी आपकी पार्लियामेंट में दर्ज हो गया हमेशा के लिए कि हमने एक भारतीय जासूस को इस तरह अपील का हक दिया। मतलब ये कोई इसमें क्या बात की जाए कि आप कितनी नहीं ये हमारे लिए बड़ा अच्छा, आपके लिए बड़ा अच्छा था, तो इधर आपने अपील का हक दिया, उधर मुबारक हो, बीजेपी का वफद पाकिस्तान आ गया। यही चाहिए था, ख़त्म हो गया वो कश्मीर का ड्रामा, और मोदी गद्दार है, मोदी का यार है, और मोदी फलाना है और मोदी फलाना है। अब मोदी साहब भी होंगे और हम तुम होंगे, जंगल होगा, ये वाला माहौल बनने जा रहा है। अब इंडिया ने वो खोल दी राजधानी, अब सिख यात्री भी आएंगे, सारे रास्ते खुल गए, तो वो जो कांटा था कुलभूषण वाला वो हो गया हल। तो फिर ऐसी हुकूमत के लिए कौन दुआएं मांगता है कि हुकूमत रहे? मतलब एक तरफ मुल्क बर्बाद हो रहा है, एक तरफ आपको पड़ी हुई कि इलेक्शन जीतें, EVM मंजूर करा लें, वोटिंग का राइट दे दें। पहले मुल्क के लिए कुछ करें ना, कुछ काम कर दें लोगों के लिए। आपको ज़रूरत ही नहीं EVM की। अगर गवर्नमेंट अगर ख़ास सब डिलीवर कर जाए तो मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं, लोग खुद जो है ना वो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं भी देंगे
और दुआओं से हुकूमतें चलती हैं। बद दुआओं से हुकूमतें नहीं चलती, ईवीएम मशीनों से हुकूमतें नहीं चलती, आरटीएस से हुकूमतें नहीं चलती। अब याद करें कि किस किस को क्या क्या लोगों ने बददुआएं दी और उसका नतीजा क्या निकला, तारीख में वो रुसवा हो गया। तो अब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तो खुलकर कह दिया है, वो कहते हैं कि जो मुजरम आम इंतखाबात के पीछे खड़े थे वही मुजरम इन कवानीन की मंजूरी के पीछे भी खड़े हैं। और उन्होंने एक और बड़ी बात कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट मगरबी दुनिया को खुश करने के लिए इंतखाबी नताइज को कंट्रोल में रखना चाहती है, यानी जो मगरब चाहेगा हम उसके मुताबिक यहाँ पे हुकूमत लेकर आएंगे। और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इस्टेब्लिशमेंट पर। लेकिन साथ ही अपोजिशन के कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि खान साहब ने जाती बहार का मज़ा लूट लिया है और इत्तेहादियों को बड़े एहतमाम से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाया गया ताकि खान साहब के दिल में कोई हसरत न रह जाए और अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जिसका मतलब है कि अपोजिशन पूरी उम्मीद है, और ये मैंने कहा ना कि अपोजिशन नाउम्मीद नहीं हुई कि हम पार्लियामेंट में मुकाबला नहीं कर सके। अब अपोजिशन बिल्कुल अभी भी पूरी उम्मीद है और ये हो सकता है लास्ट होप। वो कहते हैं लास्ट होप। अब वो इस्टेब्लिशमेंट जो इस बात का दावा करती रही कि वो सियासी मामला से डिस्टेंस कर चुके हैं, यानी जिन्हें लोग मिलते रहे हैं, जो डिले करते रहे हैं, जो यकीन दिलाते रहे हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को भी आगे लगाया कि नहीं आप ठीक कहते हैं और आप बड़े अच्छे मुल्क के लिए आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और आप कौमी धारे में आए, पार्लियामेंट में आए और ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, वो नहीं जो अभी तक सियासत के अंदर टांगे फंसा के बैठे हैं और धसे हुए हैं। तो अब उनके लिए भी वक्त है जिन्होंने बड़ी यकीन दहानियाँ कराई थी और अब जाहिर है अब तो मैदान खाली हो गया, घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, तो अब साबित करें, दिखाए कुछ। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है और बड़ी मुश्किल से हुकूमत बहरहाल इस पर तैयार हुई थी। और वो कुछ हफ्तों पहले अगर आप देखें तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तहरीक-ए-लब्बैक सड़कों पर निकली हुई थी, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही थी, लोग मर रहे थे, आमने सामने लड़ाइयाँ हुई। लाहौर से लोग निकले इस्लामाबाद जाने के लिए और फिर मुरीद के सादों की वज़ीराबाद में जाके पड़ाव डाला और बहुत ही पुरतशद्दुद बड़े ही अफसोसनाक मनाज़र देखने में आए। और ये उससे पहले अल्लामा साद रिज़वी गिरफ्तार थे, लेकिन ये मुतालबा किया गया था कि उनको भी रिहा किया जाए। तहरीक-ए-लब्बैक का मुतालबा तो ये था कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए या फ़्रांसीसी सफारत का खाना बंद कर दिया जाए। तो अब वो हाफ़िज़ साद रिज़वी को हुकूमत ने उस मुआहदे के नतीजे में रिहा कर दिया, जो मुआहदा जिसके गारंटर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बताए जाते हैं, क्योंकि वो मौजूद थे और ये उन्होंने ही मामला सेटल कराया हुकूमत के साथ, वरना जनाब के पुल पर खून की वो होली खेली जाती जो आपके और मेरे तसव्वुर से बालातर है। ये टर्न अराउंड हुआ बिल्कुल, यानी वो कहते हैं ना 360 डिग्री। एक तरफ लग रहा था कि बस कुछ तो खून होगा और हुकूमत बड़ी खौफनाक स्टैंड लिए हुई थी। फवाद चौधरी अगर आप सुने तो उस वक्त वो बिल्कुल वो कहते हैं जनरल डायर बने हुए थे कि छोड़ेंगे नहीं किसी को और स्टेट की रिट होगी, और ऐसे नासर हमने बहुत पहले देखे हैं। तो अब वो पहुंच गए, ज़ाहिर है उनको रिहा किया गया एन उस वक़्त जब उनके वालिद जो है वो अल्लामा खादिम साद रिज़वी, उनका उर्स है और ये उनका उर्स तकरीबन 21 नवंबर तक जारी रहेगा। तो उनको जेल से सीधा रिहा करके उनके वालिद के मज़ार पर पहुँचाया गया जहाँ उसकी तकरीब हो रही है। महकमा दाखिला के ज़राए के मुताबिक साद रिज़वी को पहली बार 2021 में एक माह के लिए नज़रबंद किया गया था। उन्हें DC के हुक्म पर नज़रबंद किया गया था और नज़रबंदी के दौरान उनका नाम 4 शेड्यूल में शामिल किया गया था। फिर उनका एक ये जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने डेडलाइन दी और लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया और फिर पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, फिर रेंजर के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। तो वहाँ पे फिर एक मुआहिदा हुआ। तो उसके बाद मौलाना मुफ्ती मुनीब जो हैं वो मैदान में आए और फिर आर्मी चीफ भी मैदान में आए और उन्होंने ये मामला एमिकेबली हल कराया और ये तय पाया कि तहरीक-ए-लब्बैक के जितने लोग हैं उन्हें रिहा किया जाएगा और तहरीक-ए-लब्बैक दोबारा कोई भी मार्च नहीं निकालेगी। और उनके अब इम्पॉर्टेंट बात ये, मुआहिदा बताता हूँ आपको, मुआहिदा तो वैसे हमें नहीं पता क्योंकि मुआहिदा हुकूमत ने बताया ही नहीं कि क्या मुआहिदा हुआ है, लेकिन जो हुकूमत ने इक़दाम किए वो हमें पता है कि उन्होंने 4 शेड्यूल में से तहरीक-ए-लब्बैक के लोगों के नाम निकाल दिए और हाफ़िज़ साद में तकरीबन 100 मुकदमात थे, वो मुकदमात जो है वो वेव ऑफ किए। इन मुकदमात में दहशतगर्दी के मुकदमात भी शामिल थे और बहुत सारे मुकदमात थे, वो सारे मुकदमात उन्होंने वापस ले लिए या
ख़त्म करनी है। 31 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ TLP ने एहतजाज किया था और 31 अक्टूबर को ये माहिदा हुआ था और इस माहिदे में मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने बतौर ज़ामन किरदार अदा किया था हुकूमत की जानिब से। शामिल कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान ने बतौर यानी गवाह दस्तखत किए या हुकूमत की तरफ से वो मौजूद थे। माहिदे में जो चीज़ें सामने उनके मुताबिक एक तो ये तय पाया था कि तहरीक लबैक आइंदा कोई मार्च वार्च नहीं करेगी, ना मार्च करेगी ना धरना करेगी। तो फुल स्टॉप लग गया मार्च और धरने के ऊपर। अब वो सिर्फ सियासत करेगी और सियासी जमात के तौर पर शामिल हो गई। इससे पहले उन्हें कालदम जमात करार दिया गया था, तो उनके ऊपर से कालदम का वो ठप्पा भी हटा दिया गया और ये चुटकी में काम हुआ। ये है पाकिस्तान का रियासत जो चाहे कर सकती है। इसलिए कल मरीम नवाज ने कहा ना, रियासत ने अगर मुकदमा बनाए नवाज शरीफ के ऊपर तो फिर अब अगर रियासत इस बात में फिक्रमंद है तो मुकदमा भी वैसे ख़त्म करा सकती है। अब अगर इनके हो सकते हैं हज़रत साद रिजवी के, तो नवाज शरीफ के चूँकि मुकदमा सियासी हैं, अब मुझे नहीं पता वो हो सकते कि नहीं हो सकते, लेकिन मरीम नवाज ने तो मुतालबा इसी किस्म का किया है कि अगर इनके साथ हो सकता है। तो उन्होंने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ही कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं तो नवाज शरीफ के मुकदमात क्यों नहीं ख़त्म हो सकते या बाकी पॉलिटिशियन के क्यों नहीं हो सकते। तो खैर हुकूमत ने वायदा किया था कि तमाम कारकुनों को रिहा कर देंगे जिनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो अदालतों से रिलीफ ले लें। तो हुकूमत ने तकरीबन 487 कारकुनों के नाम 4 शेड्यूल से निकाले और उनके शरारती कार्ड और उनके बैंक अकाउंट बहाल किया। 4 शेड्यूल का मतलब ये कि जन बच्चा कोलू बिल्कुल डेडलाइन बंद कर दिया हर किसी। तो 40 मुकदमात उन्होंने वापस ले लिए हैं और अप्रैल 2021 में उन्हें पहले नज़रबंद किया गया था, उसके बाद दोबारा नज़रबंदी हुई और इस सारे माहिदे का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। ये बात खुद मौलाना बशीर फ़ारूकी ने की थी जो कि माहिदे में शामिल थे और ये मुज़ाकराती कमेटी के रुकन थे। इन्होंने इंकशाफ किया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ताकत के इस्तेमाल के हक़ में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुज़ाकरात पर जोर दिया और माहिदा हुआ। तो 1000% किरदार आर्मी चीफ का है। तो यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक रोल प्ले किया जिसमें तहरीक लबैक को उन्होंने सियासी धारे में वापस लाया। लेकिन इस पर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको वापस लाने का मकसद एक बार फिर नून लीग का वोट बैंक तोड़ना है या उस पर कट लगाना है। ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लबैक आइंदा खास साहब की इत्तेहादी जमात होगी तो उन्हें एक और सपोर्ट मिल जाएगी और ये दुरुस्त है कि तहरीक लबैक का वोट बैंक मौजूद है और पंजाब में तो शायद उनका ऊपर की 3-4 जमातों के अंदर वोट बैंक है। अच्छा खासा वोट उन्होंने लिया और PTI के लोग बड़े मुतासर हैं। वो समझते हैं कि इतनी सीटें ले सकती है कालम तहरीक लबैक कि उन्हें फिर काफ लीग की या MQM की या किसी और की ब्लैकमेलिंग से निजात मिल सकती है। तो एक अच्छा खासा वोट बैंक है, शायद इसी वजह से उनको रिस्टोर किया गया। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लबैक के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि क्वेश्चन मार्क है। ये जो भी इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था इसके ऊपर जो पुलिस टूट पड़ी थी वो भी दुरुस्त नहीं था और पुलिस के साथ जो कुछ हुआ था, पुलिस के जवान शहीद हुए थे, उनके खून उनका मतलब खून आएगा गया, क्या बोलेंगे कि जिनको यानी जो रियासत जो कुचले गए, जो सैंडविच बन गए। लड़ाई किसी और की थी और वो नौजवान शहीद हो गए दोनों तरफ से, तहरीक लबैक के भी पुलिस के भी। पुलिस तो अपनी ड्यूटी निभाती हुई शहीद हुई और नौजवान जो हैं तहरीक लबैक के वो जज्बा ईमानी के तहत शहीद हुए। तो दोनों का जो हुआ, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं इनके या जिनकी गर्दन पर इनका खून है, होगा ना किसी न किसी गर्दन पर खून, तो वो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई के बाद हुकूमत ने कम अज़ कम इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया। तो देखना ये कि इसका अब अगले जब भी इलेक्शन होते हैं तो तहरीक लबैक किस तरफ खड़ी होती है। वैसे हाफिज़ साद रिजवी खासे समझदार हैं और ख़ासे यानी बेहतर आदमी है, मुझे बेहतर लगते हैं। कालम तहरीक लबैक के बहुत से उलमा थोड़े से एग्रेसिव हैं, लेकिन ये थोड़े नरम मिजाज के हैं और बेहतर मिजाज के इंसान हैं। तो आज के लिए इतना ही। खबरें और भी हैं। डॉलर की खबर आपको क्या बताएं, डॉलर आज फिर 1 रुपया महंगा हो गया और डॉलर तो ऐसा है कि बस डॉलर पड़ी है। स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है, डॉलर बढ़ रहा है, करेंसी गिर रही है। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और अच्छा होने की उम्मीद जो है वो शायद यही है कि किस तरह सियासी हालात में तब्दीली आए, तभी मुआशी हालात में तब्दीली आएगी। तो इतना ही। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी दोबारा अगले प्रोग्राम में। और जब तक हम स्टूडियो में वापस नहीं जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि
हम रेनोवेशन कर रहे हैं, स्टूडियो शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा जो टेलीविज़न चैनल है वो शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी शिफ्टिंग में भी ज़ाहिर है कुछ दिन लगेंगे। तो आपके साथ इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। इस पर मुझे अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि क्या इस तरह प्रोग्राम करने से आप यानी आपको ठीक लग रहा है या आप समझते हैं कि नहीं, प्रोग्राम जो है वो वैसे ही करना चाहिए जैसे स्टूडियो के अंदर होता है। क्योंकि मुझे वीलॉग करने की ज़्यादा आदत है नहीं, वीलॉगर ज़रा और अंदाज में बात करते हैं, शायद मुझसे बेहतर अंदाज में बात करते हैं। हम ज़रा स्टूडियोज़ के और लाइट्स के आदी हैं, ज़रा कंफर्ट फील करते हैं। तो बहरहाल कहा सुना माफ़, अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।